ओम कल्याण मार्ग का पथिक तीसरा भाग। बालकपन गया खेल कूद में। मेरी आयु 3 बरस की हो चुकी थी जब मेरी माता मुझे और मेरे 2 बड़े भाइयों को साथ लेकर बरेली पहुंची। बरेली में 3 वर्ष खेल कूद में ही व्यतीत हुए। मेरे दोनों बड़े भाई तो मौलवी साहब से पढ़ने लगे, किंतु मैं खुले मैदान घूमता और सारी पुलिस लाइंस से लाड लड़ाया जाता रहा। पिताजी ने मुल्लाजी से ही सब कुछ पाया था। अंग्रेजी शिक्षा का अभी नमूद ही होने लगा होगा और बरेली का संस्कृत के साथ कुछ संबंध ही न था। मुसलमानी की वहां पूरी बादशाहत थी। मेरे भाई घोंकते घोंकते थक जाते और मौलवी साहब के सामने फिर भी सबक पाठ पूरा न सुना सकते। मैं वही फट फट सुना देता। पिताजी ने मुझे यह बतलाया था कि मैं उस आयु में भी पर्यायवाची शब्द जोड़कर अन्वय अपना बना लिया करता था। हम तीनों भाइयों के मनों और शरीरों की रक्षा करने वाला कोई न था। मैं तो सचमुच खुदरो वृक्ष की तरह स्वयं ही बढ़ता रहा। हाँ, एक दृश्य मुझे स्मरण है जो माता के अगाध प्रेम को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत मातृशक्ति के स्वाभाविक विकास को भी प्रकट करता है। सायंकाल का समय था। मेरे छोटे मामू जो पुलिस में ही सवार थे, होली का मेला देख शहर से लौटे आ रहे थे। घोड़ी अटखेलियां करती चली आ रही थी। मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तो विचित्र दशा देखी। पगड़ी गले में लटक रही थी, शरीर एक ओर झुक रहा था। गिरने ही को थे कि एक भृत्य ने उन्हें उतार लिया। 2 आदमी आश्रय देते हुए पिताजी की कोठी के आंगन में लाए और चारपाई पर लिटा दिया। अन्य पुरुषों के बाहर जाते ही माताजी कमरे से निकली। भाई को विचित्र दशा में बेहोश देखा। चिकन जाली की कुर्ती और तंजेब का कुर्ता पारा पारा है, पगड़ी धूल में लिपटी हुई है। मट्टी और होली के लाल रंग के मेल ने विचित्र दृश्य बना रखा है। प्रातः जो मुख कमल की तरह खिला हुआ था वह अब कुमला ही नहीं गया, डरावना भी प्रतीत होता है। हाथ पैर चारपाई पर पटके जा रहे हैं। पान की राल मुंह से निकलकर दाढ़े पर बह रही है और सारे शरीर से दुर्गंध फूट फूट कर निकल रही है। माताजी ने बाहर आते ही शराबी के सिर पर पानी डलवाना आरंभ किया। मैं भी चारपाई के पास खड़ा था। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही माताजी के मुख का भाव बदल गया। मुझे झट गोद में उठा लिया और घबराकर नौकर से कहा, इसे क्यों यहाँ आने दिया? भृत्य अभी उत्तर देने को ही था कि मुझे बंगले के कमरे में ले गई और प्रयत्न करती रही कि मैं उस दृश्य को भूल जाऊं। मैंने कुछ प्रश्न भी किया था जो स्मरण नहीं रहा, परंतु माताजी ने मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचकर खेल में लगा दिया। माताजी सर्वथा अनपढ़ थी। शिशुपालन तथा आचार शास्त्र की शिक्षा उन्हें पुस्तकों से नहीं प्राप्त हुई थी, परंतु मातृशक्ति के अंदर जो स्वाभाविक अगाध प्रेम परमात्मा ने उत्पन्न किया है, उसने उन्हें अपने संतान की रक्षा का जान दे रखा था। आज उस समय का स्मरण करके मन ही मन में पश्चाताप करता हूँ कि माता की विद्युत रूपी स्वाभाविक शिक्षा को 2 अक्षर पढ़ लेने के अभिमान में फंसकर मैंने अपने आगे के जीवन में क्यों उपेक्षा की दृष्टि से देखा। बरेली से 1 दर्जा उन्नति पाकर मेरे पिता बदायूं बदल गए। वहां भी मुझे 3 वर्ष रहना पड़ा। स्वच्छंद घूमने की यहाँ भी स्वतंत्रता थी। मुझे याद है कि पिताजी के साथ अकेला ही होने के कारण जब दिन को वह कचहरी में कोर्ट इंस्पेक्टरी के काम पर चले जाते तो मैं भी कचहरी की ही गश्त लगाता था।
फौजी सलाम मैंने बरेली में ही सीखी थी। सब रिश्तेदार तथा मुहर्रिर उसी सलाम की फरमाइश करते और पुरस्कार में मुझे कागज और कलम देते। कलम मुझे बनी बनाई मिलती थी और मसी पात्र अर्थात दावात घर से लेकर कागज पर लिखते रहना मेरी आदत हो गई थी। एक दिन पिताजी ने मुझे संजीदगी से एक पुस्तक का जिल्द पर कागज रखकर लिखते देख मेरा कागज का सारा कोश छान मारा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने फारसी हरूफ बने हुए पाए। अरे यह कहाँ से सीखा? जब पास ही करीमा और खाली घारी के पन्ने पन्ने अलग देखे तो मालूम हुआ कि मक्खी की मक्खी मारते हुए मैंने डार्विन के सिद्धांत का क्रियात्मक प्रमाण दे रहा हूँ और मनुष्य की नकल करने वाले बंदर की औलाद सिद्ध कर रहा हूँ। बदायूं में कोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत काम करना पड़ता था। यह लोकोक्ति उस समय प्रसिद्ध थी, पाव बदौआ लीजिए साध तब करिए झगड़े की आस। बदायूं के जाट शरीफ दूर दूर के मुकदमे लड़ाते थे, फिर अपने जिले में तो उन्हें उदम मचा रखा होगा। ब्रिटिश राज्य के पहले रुहेलखंड निवासी रुहिल्ले युद्ध में निपुण थे और उनका असर कायस्थ और बनियों तक पर पड़ चुका था। सरकार अंग्रेजी ने उनका ध्यान मुकदमेबाजी की ओर खींच दिया। तब हाकिम उनसे निश्चिंत हो गए। लाहौर जिले की प्रथम बंदोबस्त की रिपोर्ट में भी मैंने वही लिखा देखा था। मोहतमीम बंदोबस्त ने परमेश्वर का धन्यवाद किया था कि लड़ाकी सिख जाटों की कौम मुकदमेबाजी में मग्न हो रही है, इसलिए उनसे कोई भय नहीं रहा। बदायूं से शायद संवत 1922 के अंत में मेरे पिता की तब्दीली एक दर्जा उन्नति के साथ काशी अर्थात बनारस के जिले में हो गई। काशी में प्रथम 1 वर्ष का निरंकुश जीवन। काशी में पहुंचकर पहला अनुभव छूत छात के भूत का हुआ। मेरे पिताजी विजिटिंग पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका काम काशी नगर से बाहर के थानों का निरीक्षण और उधर के ही बड़े फौजदारी मुकदमों की तहकीकात करना था। कर्तव्य पालन के लिए उन्हें प्रायः शहर से बाहर रहना पड़ता था। मकान बड़ा था, इसलिए माताजी ने एक पंजाबी परिवार को उसमें बिना किराए के बसा लिया। उस परिवार की गृहपत्नी का नाम निहाल देवी था। उसने काशी से छूत छात की नई शिक्षा ली थी। मेरा और मेरे बड़े भाई का उसने नाक में दम कर दिया। पूस माघ का जाड़ा और हमें हुक्म था कि सर्वथा नग्न होकर शौच जाएं और फिर नहाकर धोती पहरे। यदि पैर मोरे पर पड़ गया तो फट नहाने की आज्ञा। यदि चलते फिरते कहीं छींटा पड़ गया तो कपड़े धो डालने का नादिरशाही हुक्म। एक दिन सायंकाल खेलते कूदते मेरा पैर एक भट्टी के चिराग की ठीकरी से छू गया। निहाल देवी ने शोर मचा दिया, छू गया, नहलाओ नहलाओ। माताजी कोई बड़ी आपत्ति समझकर दौड़ी आई। पूछने पर निहाल देवी ने कहा कि चिराग कौवा लेकर उड़ा होगा, उससे छूकर गिरने पर ही तो ठीकरी ठीकरी अलग हो गई, इसलिए नहाना आवश्यक है। गर्म पानी करके मुझे नहला तो दिया, परंतु माताजी ने दूसरे दिन ही निहाल देवी को दूसरे घर में चले जाने के लिए बाधित किया। वह बड़ा मकान छोड़ माताजी लाहौरी टोले के एक मकान में जा रही। यह मकान बड़ा हवादार, चारों ओर से खुला था। काशी में शेष 2.5 बरस उसी मकान में व्यतीत हुए। मैं अभी तक नियम पूर्वक पढ़ाई में नहीं लगा था। सुना सुनाया कंठ करने से ही काम था। एक दिन पिताजी एक मामले की रिपोर्ट लिख रहे थे। मैंने शोर मचाया। पिताजी ने झिड़क दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। सीढ़ी में चढ़ने वालों के सहारे के लिए रस्सी लग रही थी। मैंने गले में रस्सी डालकर धमकी दी कि फांसी ले लूंगा।
पिताजी ने एक थप्पड़ लगाया और रस्सी से छुड़ाकर घसीट लाए। यह पहला ही अवसर था कि मुझ लाडले को किसी ने मारा हो। रोते रोते मेरी घिग्गी बंध गई। माताजी ने बाहर से आकर गोद में ले लिया। जो सुख उस समय मिला उसका वर्णन कोई कवि ही कर सकता है। क्रमशः